गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमने पढ़ा था कि लिपिड लिपिड के मेटाबॉलिज्म की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन लिपिड जो हमारी बॉडी में या प्लांट बॉडी में होता है, फिर उसके मेटाबॉलिज्म का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है बीटा ऑक्सीडेशन। यानी कि लिपिड का मेन कंपोनेंट होता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड। उन फैटी एसिड्स का ब्रेक डाउन किस प्रकार से होता है और वो कैसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, तो बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड जो हम पढ़ रहे हैं ये कहाँ होगा? सेल में, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये कंप्लीट होगा। और होता क्या है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड? ब्रेक डाउन ऑफ ए फैटी एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए। देखिए, अगर आपको पता हो कि जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो 2 पायरुविक एसिड बनते हैं ग्लूकोज से, और वो पायरुविक एसिड बनाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए, और फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करके उसका क्रैब्स साइकिल चलता है और फिर मिलती है हमें एनर्जी। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, तो फैटी एसिड को लेकिन बदलना पड़ेगा किस में? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और ये पूरा प्रोसेस स्ट्रिक्टली एरोबिक होगा। एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, तभी हम इसको क्या कह रहे हैं? ऑक्सीडेशन। इज इट क्लियर? After the production of acetyl coenzyme A is fed directly into the Krebs cycle। जैसा मैंने आपको बताया कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड से दो कार्बन वाले एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे और वो Krebs साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में जाके फॉलो करेंगे और एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो कि हम जो भी फैट डाइट में लेते हैं वो एस्ट्रिफिकेशन होके ट्राइग्लिसराइड बन के हमारे मसल्स में और बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। फिर वहाँ पर लिपोलाइसिस यानी कि सर्टेन एंजाइम्स, जो एंजाइम होते हैं वो इस ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक करते हैं और उससे फिर फैटी एसिड बन जाता है, और ये फैटी एसिड एंट्री करता है बीटा ऑक्सीडेशन में, और यहाँ से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। भाई, हम बीटा ऑक्सीडेशन बता रहे हैं ना आपको कि फैटी एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनना, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल में जाके एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोहाइड्रेट से भी बन सकता है, अमीनो एसिड से भी बन सकता है, लेकिन सबको किस में एंट्री करना पड़ता है? माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चलाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो हम फैट हमारी डाइट में लेते हैं वो किस तरह से ब्रेक हो करके एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है और सिट्रिक एसिड साइकिल चलाता है। तो देखते जाइए अब आप। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इन्वॉल्व 3 स्टेजेस, यानी कि इस प्रोसेस में 3 स्टेजेस होंगी। सबसे पहला क्या होगा? जो फैटी एसिड पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म में वो एक्टिवेट होगा। जब वो फैटी एसिड एक्टिवेट हो जाएगा तो सेकंड स्टेप में क्या होगा? एक्टिवेटेड फैटी एसिड को कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में ये कौन से प्रोसेस से जाएगा? कार्निटिन शटल से। कार्निटिन शटल से वो किस में एंट्री मारेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर कहाँ चलेगा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और फाइनली फिर माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में बीटा ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 स्टेज होंगे बीटा ऑक्सीडेशन के। सबसे पहला स्टेप था आपका एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। दिस प्रोसेस बाय फैटी एसिड थायोकाइनेज एक एंजाइम होगा, उससे कंप्लीट होगा ये पहला स्टेप। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, और होगा कहाँ पर ये एक्टिवेशन फैटी एसिड का? साइटोसोल में। ये थाइनो, यहाँ देखिए फैटी एसिड जो साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है
वो रिएक्ट करेगा कोएंजाइम ए से और एटीपी की प्रेजेंस में, ठीक है, एटीपी से, और किस एंजाइम से, थायोकाइनेज से, और क्या बना देगा, फैटी एसिड कोएंजाइम ए, एएमपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन जाएंगे। यानी एटीपी ब्रेक होकर के एनर्जी दे देगा और इसको इसके साथ जोड़ देगा। लेकिन कौन सा एंजाइम ये काम करवाएगा, थायोकाइनेज। तो क्या क्या हमें चाहिए इस काम के लिए, एटीपी चाहिए, कोएंजाइम ए, ये थायो ग्रुप चाहिए और मैग्नीशियम आयन चाहिएगा, और ये बन जाएगा हमारा फैटी एसिड कोएंजाइम ए। अब ये तो साइटोप्लाज्म में है, इसको कहाँ पहुँचाना है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँचाने के लिए मैंने बताया कौन से साइकिल फॉलो करेगा ये, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड कोएंजाइम ए फ्रॉम साइटोसॉल इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि लॉन्ग चेन जो फैटी एसिड कोएंजाइम ए बना है, ट्रांसफ़र इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन विद ए स्पेशल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कॉल्ड काइनेटिन शटल से। आप देख सकते हैं यहाँ ये साइटोप्लाज्म में सबसे पहले फैटी एसिड जो एक्टिवेट होकर के क्या बनाया था इसने, फैटी एसिड कोएंजाइम ए बनाया था। फिर फैटी एसिड कोएंजाइम ए थायो कोएंजाइम ए से रिएक्ट करेगा और ये बन जाएगा फैटी एसिड, और कार्निटिन से करेगा तो फैटी एसिड कार्निटिन बन जाएगा और साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में आ जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में ये फैटी एसिड कार्निटिन बाद में फिर थायो कोएंजाइम ए से रिएक्ट करके फैटी एसिड कोएंजाइम ए बना देगा, कार्निटिन को रिलीज़ कर देगा और कार्निटिन बाहर आ जाएगा। इस तरह से ये कार्निटिन फैटी एसिड कोएंजाइम ए को अंदर कराती रहेंगी। और एंजाइम कौन सा होगा, एसिड ट्रांसफरेज सेकंड, और ये सब काम होगा मैट्रिक्स के अंदर। तो सेकंड स्टेप सिंपल सी आप बात लिख दें कि जो फैटी एसिड एक्टिवेट हुआ है वो कार्निटिन साइकिल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री कर जाएगा। ये पूरा प्रोसेस वही बता रहा है जो मैंने आपको बताया है, इसकी दोबारा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वही प्रोसेस है कि ये साइटोप्लाज्म है, यहाँ फैटी एसिड कार्निटिन से रिएक्ट होकर के पहले अंदर जाएगा, अंदर जा कर के ये फिर कोएंजाइम थायो कोएंजाइम से रिएक्ट करेगा, कार्निटिन को रिलीज़ कर देगा, कार्निटिन बाहर आ जाएगा और फैटी एसिड को कंटिन्यू लेके आता रहेगा इनर मेम्ब्रेन में, लेकिन ये आएगा। अब हम बात करते हैं सीधा प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में कैसे होगा, जो 4 स्टेप में कंप्लीट होगा ये बीटा ऑक्सीडेशन। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ एफएडी लिंक्ड डिहाइड्रोजिनेज। यानी पहले स्टेप में जो ऑक्सीडेशन होगा ये एक 16 कार्बन वाला पाल्मेटॉल कोएंजाइम ए है, पाल्मेटॉल कोएंजाइम ए है 16 कार्बन वाला। आप देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन 16 है इसमें, RCH2 CH2 CH2, और ये कोएंजाइम ए जो माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री किया है। अब यहाँ ध्यान दें आपको पता है ये तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, इसके जस्ट पहले वाले कार्बन अल्फ़ा होता है और इसके जस्ट बाद वाला कार्बन बीटा कार्बन होता है, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है आप देखेंगे, यहाँ आप देखें, द फर्स्ट रिएक्शन इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। यानी इसमें आप देख रहे हैं सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा, ये एफएडी रिएक्ट करेगा इसके साथ और इसके 2 हाइड्रोजन, ध्यान देंगे आप, एक अल्फ़ा का हाइड्रोजन और दूसरा बीटा के हाइड्रोजन को ये ले लेगा एफएडी और क्या बना देगा, FADH2 बना देगा। और जब किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन हो गया ना इसका, या ऑक्सीडेशन हो गया। और कौन सा एंजाइम ने किया ये, एसिल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज ने FADH2 बना दी। जब एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज़ हुआ तो ये हाइड्रोजन का बॉन्ड से यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा या नहीं आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड हो गया, ये आप देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड हो गया और ये बन गया अब ट्रांस फैटी एसिड इनॉयल कोएंजाइम ए। एसिल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज टू गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिटाइल कोएंजाइम ए। यानी कि सैचुरेटेड कोएंजाइम जो फैटी एसिड था, कोएंजाइम ए था, उससे अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का फॉर्मेशन हो गया जब इसने FAD ने इसके साथ रिएक्ट किया और इसके दोनों हाइड्रोजन को कैप्चर कर लिया। तो ये बन गया है प्रोडक्ट। अब सेकंड रिएक्शन इज़ द हाइड्रेशन। हाइड्रेशन यानी कि जो हमारा अनसैचुरेटेड ट्रांस इनॉल कोएंजाइम ए बना है
ये रिएक्ट कर जाएगा पानी से। अब ध्यान दें आप, ये वाटर से, वाटर में एक H है और एक OH है, तो इसके एक ग्रुप पे यहाँ पे सपोज सी एक H जुड़ गए यहाँ, तो और यहाँ पर OH जोड़ दिया, तो आप देख सकते हैं ये OH जुड़ गया और यहाँ पर ये H जुड़ गया, ये CH2 हो गया CH से, और ये OH हो गया। यानी पानी, भाई यहाँ से एक बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड पर OH जोड़ दिया हमने यहाँ, ये आप देख सकते हो, और एक दूसरे बॉन्ड पे यहाँ H जोड़ दिया, तो बन गया अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। अब क्या होगा, थर्ड रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सिकल कोएंजाइम ए टू प्रोड्यूस बीटा कीटो एसिल कोएंजाइम ए, NAD डिपेंडेंट रिएक्शन। अब ध्यान दें आप, यहाँ पर इसके साथ किसने रिएक्ट किया, NAD ने। अब ये NAD फिर NADH2 बनाएगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन ले लेगा वहाँ से। अब ये 2 हाइड्रोजन कहाँ से लेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एक हाइड्रोजन तो OH की ले ली, और एक हाइड्रोजन किसकी ले ली, ये वाली ले ली, तो ये और ये हाइड्रोजन दोनों रिमूव हो करके NAD ने NADH2 बना दिया, और यहाँ पर ये आ गया डबल बॉन्ड। बताइए आप, समझ में आया नहीं आया, ये देख सकते हैं आप। तो अब बन गया बीटा कीटो एसिल ग्रुप। अब फोर्थ रिएक्शन इज द क्लीवेज ऑफ द 2 कार्बन फ्रैगमेंट। जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि 16 कार्बन वाले कंपाउंड को 2-2 कार्बन वाले एसिटाइल कोएंजाइम ए में स्प्लिट करना, बॉन्ड बिटवीन अल्फा बीटा कार्बन। अब देखिए यहाँ पर एंजाइम कौन सा, थायोलेज। ये एंजाइम सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे, ये हमारा बीटा एसिटाइल कोएंजाइम ए है जो अभी पिछले स्टेप में बना है, और एक ग्रुप है थायो कोएंजाइम ए रिएक्ट कर रहा है, एंजाइम थायोलेज रिएक्ट कर रहा है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये यहाँ से कट होगा, ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड कट हुआ, यहाँ पर तो कोएंजाइम ए जोड़ दिया, CO कोएंजाइम SCO, ये H हमने केवल यहाँ से थायो कोएंजाइम ए का H इसके पास आ गया, और ये बन गया CH3, और पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ जुड़ गया। तो आप देख सकते हैं 16 कार्बन वाला 14 कार्बन वाले एसिल कोएंजाइम ए में बदल गया, और एक एसिटाइल कोएंजाइम ए बाहर आ गया। इज इट क्लियर? तो 16 वाला 14 में कन्वर्ट हो गया, सेम प्रोसेस दोबारा चलेगा, फिर 14 वाला कितने कार्बन में बदल जाएगा, 12 में, फिर 10 में, 8 में, 6 में, 4 में, और फाइनली 2 में। यानी कि सारा का सारा फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए बना बना के ख़त्म हो गया। अब आप पूरे एक बार देख लें आउटलाइन। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ था, 16 कार्बन वाले पाल्मेटॉइल कोएंजाइम ए FAD से रिएक्ट किया, और इसके दोनों हाइड्रोजन, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लिया, और यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया, आप देख सकते हैं, और बन गया ट्रांसइनोल कोएंजाइम ए। फिर इसने वाटर से रिएक्ट किया, वाटर से रिएक्ट किया तो ये डबल बॉन्ड टूटा, एक पर तो OH आ गया और एक पे H चला गया इस पानी का, आप देख सकते हैं, एक पे OH आ गया, एक पे H आ गया। फिर NAD ने रिएक्ट किया, और ये दोनों हाइड्रोजनों को खुद ने ले लिया, NADH2 बना दिया, और यहाँ डबल बॉन्ड होकर के कीटो ग्रुप फॉर्म हो गया, देख सकते हैं आप, बीटा कीटो एसिल कोएंजाइम ए। बाद में इसने थायो कोएंजाइम ए से रिएक्ट किया, और ये H है जो इसके पास आ गया, तो CH3 एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया, और दूसरा बन गया आपका 14 कार्बन वाला एसिल कोएंजाइम ए। इस तरह से ये प्रोसेस मैंने कहा बार बार होता रहेगा। पहले 14 कार्बन, फिर 12, 10, 8, 6, 14 से कितने एसिटाइल कोएंजाइम ए बना के बाहर निकाल दिया, आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो एक 16 कार्बन वाले पाल्मेटॉइल फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन से 7 एसिल कोएंजाइम ए बन गए, 7 एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गए। तो ये सारे जो एसिटाइल कोएंजाइम ए लीव इन एसिल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल शॉर्टन 2 कार्बन, वही है कि 2-2 कार्बन की फॉर्म में टूट गया। ये मॉलिक्यूल इज द सबस्ट्रेट फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑक्सीडेशन स्टार्टिंग एसिटाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजनेज। रिपीटेशन हो रहा है, कंटिन्यू रिपीट होगा, और फाइनली 2 कार्बन वाले एसिटाइल कोएंजाइम ए में ब्रेक हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए लगातार बनते रहने से फ़ायदा क्या हुआ? अब आपको पता है कि क्रेब्स साइकिल किससे स्टार्ट होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए से, और एक क्रेब्स साइकिल से कितने
एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। देखिए, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड विल रिलीज, रिपीट, 7 साइकिल और 8 मॉलिक्यूल किसके बनते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम ए के। और आपने देखा एफ बना और एक एन बना। तो कितनी बार 7 साइकिल चलेंगे तो 7 बार एफ बनेगा और एक एफ से या FADH2 से 2 ATP मिलते हैं। तो 7 बार बनेगा तो कितने ATP हो गए बताइए? 7 दूनी 14 हो गए, यहाँ पर 14 ATP हो गए। और एक NaDH2 से 3 ATP मिलते हैं और वो भी कितने हुए? 7 बार हुए। तो ये कितना हो गया? 7 या 21, 21 और 14 35 ATP। यानी कि 7 साइकिल से हमें कितना मिला? 35 ATP मिला। और आप जानते हैं क्या? ईच एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ गया? क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल चलाया और एक साइकिल से कितने ATP बनते हैं? 12। तो 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए से कितने बन गए? 96 ATP। इज इट क्लियर? फिर आप देखेंगे 2 ATP कहाँ यूज हुए? फैटी एसिड को हमने एक्टिवेट किया था तो ATP यूज़ कराए थे, ATP से रिएक्ट करके AMP बना था। तो 2 ATP यूज हुए उसके अंदर। तो कितनी एनर्जी टोटल मिली हमें एक फैटी एसिड से? 35 वो, 96 ये, और 2 खर्च हो गई। तो टोटल 129 ATP हमें मिला है किससे? एक फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा एनर्जी हमें फैट का एक मॉलिक्यूल प्रोवाइड करा रहा है। इज़ इट क्लियर? लेकिन इसने आपको यहाँ दिया है 12 ATP। हाँ सही है, एक क्रैब साइकिल से 12, 96, तो 129 ATP का हमें फ़ायदा हो जाएगा। तो ये था पूरा बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस और उससे कितनी एनर्जी हमें मिली वो सारा हमने यहाँ देखा है। तो इसे आप पढ़िएगा, कोई डाउट हो तो फिर आप पूछिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।